शहबाज, आप क्या इसी तरीके से देख रहे हैं मामलात को, जो बड़ी भयानक तस्वीर सबने खींची है? तो जो तनख्वाहें बढ़ाने का तो ये बताया जा रहा है कि शायद तनख्वाहों के पैसे ना हो, खसारा इतना, यू हर्ड एवरीथिंग। आप ज़रा बताइए, आप कैसे देखते हैं इसको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि हमारे दोस्त जो पीटीआई वाले हैं, ये जब अपोजिशन में होते हैं तो ये बहुत सच बोलते हैं। और वाकई जो इन्होंने मुजम्मिल असलम ने जो अभी नंबर्स निकाले, नंबर्स इन्होंने बाय लाज ठीक निकाले हैं। मैं इनसे इत्तेफाक करता हूँ कि ये काफी ज्यादा जो बजट के नंबर्स हैं वो अनरियलिस्टिक हैं। तो जब आप उनको रियलिज्म के में उसके सांचे में डालते हैं तो इसमें जो बजट खसारा हुकूमत बता रही है इससे काफी ज्यादा होगा। महसूलात की भी डिटेल उन्होंने बता दी और अखराजात भी कहाँ कहाँ से कमी पेशी हुई है। तो ये बातें इनकी ठीक है। क्या ये बजट एक बेहतरीन बजट है? नहीं, बिल्कुल ये एक बेहतरीन बजट नहीं है, बल्कि ये एक अच्छा बजट भी नहीं है। मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि शायद वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने भी कोई दिल से ये बजट नहीं बनाया, कि उनके एटलीस्ट हमें डार साहब की काबिलियत के ऊपर कम से कम मुझे तो कोई नहीं है उसमें कोई डाउट। अगर वो दिल से बजट बनाते तो डार साहब इससे बहुत ज्यादा बेहतर और अच्छा बजट बना सकते थे। नंबर्स आपस में मैच नहीं कर रहे। बहुत सारी जगहों पे वाज़ेह नजर आ रहा है कि हुकूमत जो है वो चीजों को हैंडल नहीं कर पाई। और इसके साथ ही कम से कम 400 से 500 अरब रुपया मेरे ख्याल में जो है वो इलेक्शन से रिलेटेड अखराजात किए जाएंगे, जो मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि ये पैसे का ज़िया है। 80 अरब रुपए का प्राइम मिनिस्टर पैकेज पैसे का ज़िया है। इसके साथ ही 90 अरब रुपए का जो पार्लियामेंटेरियंस की स्कीम्स के लिए रखा गया ये पैसे का ज़िया है। इसके साथ ही कुछ 50 अरब रुपए सेपरेटली सूबों के लिए प्रोजेक्ट के लिए रखा गया, वो पैसे का ज़िया है। कुछ नेशनल हाईवे अथॉरिटी के बजट के अंदर इन्होंने पॉलिटिकल स्कीम्स के लिए पैसा रखा हुआ, वो पैसे का ज़िया है। कुछ इसी किस्म की जो इन्होंने और सब्सिडीज देना चाह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर इसको इलेक्शन जो अगर ड्यू ना होते अक्टूबर में, तो डार साहब खुद ये बजट अगर उनको ये पेश किया जाता तो इसको वो एक्सेप्ट ना करते। इसके साथ ही जिस किस्म के टैक्स मैयर प्रपोज किए हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से, वो एक बिल्कुल मैं तो समझ नहीं सकता कि किस तरह ये इस तरह के जो टैक्स के इन्होंने जो प्रपोजल दिए हैं वो डार साहब ने गो थ्रू कर दिए हैं। अदर देन दैट जो बोनस शेयर वो खुद वो इस चीज को वो लाइक करते हैं, खुद लेके आए थे, लास्ट टाइम दोबारा इंट्रोड्यूस करवा दिया। और कैश विड्रॉल के ऊपर जो 0.6% लगा दी वो भी डार साहब का है। बाकी ये इन्होंने थोड़ी बहुत टिंकरिंग की हुई है कि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के ऊपर टैक्स आप 1% से बढ़ा के 10% कर दो या 5% कर दो। कुछ और इस किस्म की जो नॉन फाइलर्स के लिए 10% और फाइलर्स के लिए 5% कर दिया इन्होंने। और इसके साथ ही कुछ विद होल्डिंग टैक्सेस जो है उसके सप्लायर्स के, कॉन्ट्रैक्टर्स के, सर्विस प्रोवाइडर्स के वो 1% इंक्रीज कर दो। कमर्शियल इंपोर्टर्स के ऊपर 0.5% इंक्रीज कर दो। बजट ऐसे नहीं बनते। ये एक मजाक किया गया बजट के नाम पे, ये खासतौर पर जो टैक्सेशन के प्रपोजल्स हैं। और उसमें मुझे जाती तौर पर थोड़ी सी तकलीफ इसलिए है कि कुछ एक अच्छा काम, अगर सारा अच्छा काम नहीं था, तो जो रिफॉर्म एंड रेवेन्यू मोबिलाइजेशन कमीशन जो बनाया था उसकी मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, शाजी ने भी रिपोर्ट पढ़ी है, मेहताब साहब ने भी। उसमें कुछ अच्छी चीजें थी। वो अच्छी चीजें इसलिए बजट में शामिल नहीं की गई कि जो एक इंटरनल पॉलिटिक्स थी एफबीआर के अंदर और कुछ हुकूमती जो है मामले खुसूसी उनकी, कि कोई बाजी ले जाएगा, कोई आगे आ जाएगा, उस चक्कर में। ये कौन सी खोसा साहब वाली रिपोर्ट थी या किसकी? नहीं जी, ये जो अशफाक तोला साहब का जो रिफॉर्म एंड रेवेन्यू मोबिलाइजेशन कमीशन था, उसमें एक जो प्रपोजल है कि आपके जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको जिस किस्म की आपने टैक्स की अमारात दी हुई है वो 1% टैक्स देते हैं। और आपने देखा ना कि जो वजारत खजाना की ही एक अपनी असेसमेंट है कि 1500 अरब रुपया इजाफी आमदन हुई है एक्सपोर्टर्स को सिर्फ रुपए की कदर में कमी से पिछले को 3-3.5 साल में। और टैक्स आप उनसे कितना लेते हैं? 1%। तो वो RRMC का ये प्रपोजल था अशफाक तोला कमीशन का कि इनका जो फाइनल टैक्स रिजीम है उसको खत्म करके उसको मिनिमम टैक्स रिजीम में कन्वर्ट किया जाए ताकि इसे ड्यू टैक्स लिया जाए। इस तरह की 2-3 और भी अच्छी चीजें थी। लेकिन आप कह रहे हैं उन्होंने फॉलो नहीं किए जी। वो तो कुर्सी कोई नहीं छोड़ना चाहता। तो ये बताएं शहबाज के, एक तो ये जरा समझाएं कि ये बजट आया, चले बजट अप्रूव हो गया तो यानी अगस्त में आ जाएगी आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट, इफ ऑल गोज अकॉर्डिंग टू व्हाट इज बीइंग सेड। तो जब वो आएगी तो फिर क्या ये सिस्टम बनेगा जो आप कह रहे हैं जी पैसा भी नहीं है, तनख्वाहें भी नहीं दे पाएंगे, ये भी नहीं कर पाएंगे और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो ये वो क्या करेगी गवर्नमेंट फिर? मैम मैं 2 चीजों को क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ। एक तो ये मैंने ये नहीं कहा कि तनख्वाहें ये नहीं दे पाएंगे।
जो तनख्वाह है वो तो बहरहाल हर हुकूमत देना चाहेगी और उसके बगैर गुजारा भी नहीं है। ठीक। तनख्वाह तो ये दे देंगे, चाहे वो 22% पे सूद के ऊपर लेके दें तनख्वाह या 24% के ऊपर तनख्वाह ये देंगे। एक चीज। दूसरा मैं ये क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि जो ये अभी सैलरीज में इंक्रीज आया है, मैं बिल्कुल इसको सपोर्ट करता हूँ। बिल्कुल। जो मुल्क के अंदर महंगाई है वो मेरी आपकी वजह से, आवाम की वजह से, सरकारी मुलाजमिन की वजह से नहीं है। वो पीटीआई की हुकूमत की मिसमैनेजमेंट है, पीडीएम की हुकूमत की मिसमैनेजमेंट है, उसकी वजह से है। तो उसकी जो कॉस्ट है वो आम लोग क्यों पे करे, वो सरकारी मुलाजिम क्यों पे करे उसकी कॉस्ट। तो ये जो इन्होंने एवरेज इंक्रीज किया 30%, ऑफिसर्स के 35%, बिल्कुल ठीक है। बल्कि जिस दिन इकोनॉमिक सर्वे लॉन्च हुआ तो डार साहब ने इंडिकेट किया तो 20% करना चाह रहे हैं। तो सर्वे लॉन्चिंग के बाद मैं जब उनसे मिला, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर ये मुलाजिमिन को देखें, ये इनका ज्यादा इंक्रीज बनता है, जो हालात है तो ही वाज सिंपैथेटिक, वो आपने देख लिया। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी रोल है। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि केयरटेकर्स क्या करेंगी। आज की जो सबसे अहम चीज है पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो इसहाक डार साहब का इस चीज को एडमिट करना और डिस्क्लोज करना कि हम डेट रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जा रहे हैं। ये इंतहाई अहम चीज है। आज से 2 हफ्ते पहले तक डार साहब बिल्कुल भी डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात सुनना भी गवारा नहीं करते थे, वो इस चीज को माइंड करते थे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आज डेट रिस्ट्रक्शन के ऊपर ये काम होना शुरू हो गया है, तो जब तक केयर टेकर्स आएंगे, कोई इनिशियल जो उसकी शेप है डेट रिस्ट्रक्चरिंग की वो बन जाएगी, प्रोवाइडेड कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, खासतौर पर चाइना के साथ ही हमारा ज्यादा मसला है। ऑल्दो हमारा बायलैटरल इशू नहीं है, बट हमारे ऊपर दबाव यही है कि चाइना का जो डेट है उसको आप रिस्ट्रक्चर करवाएं। तो अगर वो हो जाता है, केयर टेकर्स इस काम को लेके आगे चलते हैं, तो एक आप अर्ली IMF प्रोग्राम साइन कर सकते हैं बाय नवंबर दिसंबर दिस ईयर। तो हाँ, उस दौरान ये जो बीच में फेज है जिसमें इनको कम से कम 4 से 6 अरब डॉलर का कर्जा इजाफी चाहिए होगा, इसलिए कि इस दौरान जो रीपेमेंट्स होनी है नेट, ये मैं बात कर रहा हूँ, ये जो आपका अगर कोई रोल ओवर होना है, रीफाइनेंस होना है, इसको अगर आप निकाल भी दें तो 4 से 6 अरब डॉलर आपको फिर भी पैसे चाहिए, और डॉलर्स तो आपके पास है नहीं, और जो आपकी इंपोर्ट्स हैं वो सब तक हो सकेंगे जिस तक हद तक आपके एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेज हैं। तो इट विल बी अ टाइट वॉक ऑन द रोप, बट ये जो आज से आगाज हो गया जिस चीज का कि उन्होंने कह दिया कि हम डेट के लिए तैयार हैं, ये एक अच्छा एक आगाज हुआ है आज। अच्छा।